आप 500 रुपये से आप अपना सिप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं ना, तो आपको कम से कम 10,000 रुपये का सिप करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। आप सिप के थ्रू इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपये इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप 5 से 6,000 रुपये महीना सेव करते हैं तो वहाँ पे 1 करोड़ रुपये के बदले में आपके 33 लाख रुपये बन जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ईटी हिंदी के खास पॉडकास्ट स्मार्ट एसआईपी में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हम आपको पर्सनल फाइनेंस के जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे रूबरू करवाते हैं ताकि जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी है वो बेहतर बन सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसआईपी को लेकर कि एसआईपी में कैसे इन्वेस्ट करें। कई सारे सवाल होते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा फंड का चयन करें और कितना पैसा आपको इसमें लगाना चाहिए। तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे खास गेस्ट के प्रहलाद, जो इन्वेस्टमेंट और साथ ही म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ गुल्लक थ्योरी के को-फाउंडर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। शुक्रिया संध्या, शुक्रिया। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा यही सवाल कि एसआईपी क्या होता है। कई लोगों को एसआईपी के बारे में नहीं पता होता है और ये जो एसआईपी है ये बाकी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं उनसे कितना ज्यादा अलग है। शेयर मार्केट में ना इन्वेस्ट करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे सरल और सुगम तरीका है ना वो सिप का है। सिप के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है और इसमें इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ी रकम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप 500 रुपये से आप अपना सिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका स्टॉक मार्केट में एंटर करने का वो है सिप के थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मेरा इसी से जुड़ा जो सवाल था कि अगर एसआईपी कोई ले रहा है तो वो जो बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी होते हैं, कई सारे इन्वेस्टमेंट लोगों के सामने होते हैं कि अच्छा ठीक है ये वाला ना चुन के कोई दूसरा चुन लेते हैं। शेयर मार्केट हो गया, गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, ये तमाम एफडीज हो गई, काफी सारे ऑप्शन सामने आते हैं। लेकिन मैं यही जानना चाहूंगी कि इनसे कितना बेहतर है एसआईपी। डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने पैसे पे कितना रिस्क ले रहे हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है मार्केट से। अगर आप 6% में खुश हैं, 7% में आपको लगता है खुश है, तो आपको एफडीज़ की तरफ जाना चाहिए, पीपीएफ की तरफ जाना चाहिए। आपके पास में ऑप्शंस है, बट आपको ये लगता है कि नहीं 6% 7% मेरे लिए बेहतर नहीं है। क्यों बेहतर नहीं है? अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो 6-6.5% इन्फ्लेशन है, यानी जितना आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं उतना पैसा आपका इन्फ्लेशन में जा रहा है, यानी आपके पैसे में बढ़ोतरी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए जो आपके पास ऑप्शंस है और सबसे बेहतर ऑप्शंस है वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आप सिप की तरह के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अगला मेरा यही सवाल कि ठीक है अगर एसआईपी कोई ले रहा है तो उसके लिए मैक्स कितना अमाउंट होना चाहिए कि वो ये सोचे कि ठीक है इतना अमाउंट से मैं शुरुआत करता हूँ। जाहिर सी बात होती है कि अगर कोई एसआईपी ले रहा है या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहा है तो ज़्यादा पैसे तो लगाएगा नहीं, ऑफ कोर्स कम पैसे ही लगाएगा। तो मैं चाहूँगी कि एक नॉर्मल पीपल अगर सोचे कि हमें कितने पैसे लगाने चाहिए, उनके लिए बेहतर ऑप्शन है एसआईपी, तो कितने से शुरू करना चाहिए? ऐसा देखा गया है कि नॉर्मली हम 21-22 साल के एज में एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं, राइट। जो भी हमारी सैलरी होती है महीने की, मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, तो उस समय ज़्यादा पैसा आप बचा सकते हो। तो अपने सैलरी का तकरीबन 20% अगर आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं ना, तो आपको कम से कम 10,000 रुपये का सिप करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, जिससे एक बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सबका सपना होता है, अगर कोई 21 साल 22 साल का वो कहता है मेरे पास में 1 करोड़ रुपये हो जाए, बहुत आसान आप सिप के थ्रू इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपये इकट्ठा कर सकते हैं। एक फार्मूला है, एक रूल है 15-15-15, यानी अगर आप 15,000 रुपये महीने का निवेश करते हैं, 15 साल के लिए निवेश करते हैं और 15% के हिसाब से वो आपका इंक्रीज करता है, राइट। तो आप 15 साल में 1 करोड़ रुपये बना सकते हैं, राइट। और आप ये चाहते हैं कि आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम इसी हिसाब से अगले 30 साल तक, अगर कोई आज 21 साल 22 साल 23 साल का है, लेट से जब 25 साल का है, जब वह 55 का होगा, अगर वो 15,000 रुपये के हिसाब से करता है तो आप गेस कर सकते हैं कि कितना पैसा उसका बन जाएगा। पहला 1 करोड़ बनाने में 15 साल लगे, दूसरा 1 करोड़ बनाने में सिर्फ और सिर्फ 5 साल लगेगा, यानी 20 साल में आपके पैसे 2 करोड़ हो जाएंगे। और आपने 30 साल तक होल्ड कर लिया और 30 साल तक आपने किया, तो आप गेस कर सकते हैं संध्या जी कितना पैसा बन जाएगा। ये तकरीबन 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपये बन जाएगा। सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, कि अगर आप 15,000 रुपये महीने का सेव करते हैं, 15
साल तक करते हैं, 15% के हिसाब से ये बढ़ता है, तो 15 साल में ये 1 करोड़ रुपए बन जाता है। अगर आप इसको कंटिन्यू कर लेते हैं तो 30 साल होते होते ये पैसा आपका 10 करोड़ रुपए बन जाएगा। तो ये कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट होता है सिप में। तो इसीलिए लगता है कि सिप सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़िया और सबसे सरल तरीका है आपके पैसे को बढ़ाने का। लेकिन आप कह रहे हैं कि महीने का 15,000, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी की इनकम ही 20 या 25 या 30, मैक्स टू मैक्स 30,000 है, तो उस व्यक्ति को कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर छोटी एसआईपी अगर वो लेता है? अगर वो 30,000 रुपये का इनकम है तो वही फार्मूला लगाना चाहिए कि हमें 20% तो सेव करना ही चाहिए। तो 5 से 6,000 रुपये महीना आपको सेव करना पड़ेगा। अगर आप 5 से 6,000 रुपये महीना सेव करते हैं तो वहाँ पे 1 करोड़ रुपये के बदले में आपके 33 लाख रुपये बन जाएंगे, और 30 साल में वो 3 करोड़ 30 लाख रुपये बन जाएगा। तो डिपेंड आप पे करता है। और उसके साथ साथ आज उनकी इनकम 30,000 रुपये है, कल को उनकी इनकम बढ़ेगी। तो आज के डेट में ना मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्टेप अप सिप कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हर साल आप अपनी इंक्रीमेंट के हिसाब से 10% के हिसाब से आप अपने सिप को बढ़ाते रहते हो। इस साल अगर आपने 5,000 रुपये का इन्वेस्ट किया तो नेक्स्ट ईयर वो 5,500 रुपये हो जाएगा, एंड सो ऑन। वो 10% के हिसाब से बढ़ता जाएगा और आप सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। प्रहलाद जी, अगला सवाल ये हो जाता है कि एसआईपी के जरिए जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, इसे कैसे क्रिएट किया जाएगा? एक रूल है 7531, मीन्स कम से कम आप अपने सिप को 7 साल के लिए कीजिए, और बहुत ज़्यादा सेक्टर में 5 से ज़्यादा सेक्टर्स में आप उसको डिवाइड मत कीजिए। जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, ग्रोथ फंड हो गया। आप ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए, 5 से ज़्यादा आप मत कीजिए। उसके अलावा आप ना 3 फेजेस के लिए ऑलवेज तैयारी रखिए, क्योंकि अभी देखा गया कि मार्केट पिछले 3 महीने से काफ़ी टूट रहा है, राइट। तो आपकी इस जर्नी में 3 फेजेस आएंगे। एक डिसअपॉइंटमेंट फेज आएगा जहाँ पे आपको ना 0 से 7% के बीच का रिटर्न तकरीबन मिलेगा, राइट। दूसरा इरिटेशन फेज आता है। इरिटेशन फेज में आपका इंटरेस्ट आएगा भी और नहीं भी आएगा, राइट। और जो सबसे खराब वो है पैनिक फेज, जो आजकल चल रहा है, जो आपके फंड निगेटिव में भी जा सकता है। अगर आपने इस तीनों फेज को देख लिया तो ये कंफर्म है कि आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। एंड लास्ट जो 7531 का, कि आप अपने पैसे को हर साल 10% के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, और दोनों कंडीशंस में ना आपका पैसा बढ़ता है। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आपकी जो फंड वैल्यू है वो बढ़ती है, है ना। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आपके यूनिट्स के प्राइस बढ़ते हैं, फंड वैल्यू आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर मार्केट आपका टूटता है तो जो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है। तो दोनों कंडीशंस में जो सिप इन्वेस्टर्स है ना, उनको फ़ायदा है। तो मुझे लगता है कि आपको, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो पिच पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आउट हो गए तो आप ना 1 रन बना सकते हैं, ना 2 रन बना सकते हैं, ना सिक्सर मार सकते हैं। अगर आप एक बार पिच पे है ना, अगर आप पिच पे हैं तो आप कोई भी शॉट खेल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मार्केट टूटता है ना, तो अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं तो आप उस मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए। जब भी कोई लूज बॉल आता है, यानी जब मार्केट टूटता है ना, तो कुछ पैसे आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, ताकि जब ये मार्केट चलेगा तो आपका पैसा काफ़ी बड़ा बन जाएगा। आपकी बात से एक सवाल ये उठ जाता है, जैसे कि आपने कहा कि जब बाजार टूटता है, मार्केट टूटता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उस टाइम पे कई सारे जो लोग इन्वेस्टर होते हैं उनके दिमाग में ये आता है कि क्या हमें अब वापस ले लेना चाहिए, एसआईपी अपनी वापस वो कर लेनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मैं आपको एक एग्जांपल, कई लोग पैनिक हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सबके घर में गोल्ड है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, मेरी माँ के पास भी है गोल्ड। आज रेट 80,000 रुपये का है। कल को अगर ये टूट जाता है तो आप क्या करोगे अपने गोल्ड को? अगर ये 80,000 रुपये 70,000 पे आ जाए या 65,000 पे आ जाए तो आप क्या करोगे? जो घर में गोल्ड पड़ा है उसको आप बेच दोगे या और खरीदोगे? क्या करोगे आप? ऑफ कोर्स और खरीदोगे, मैं सस्ता हो गया है। मार्केट में जब सेल लगती है तो आप क्या करते हो? बिल्कुल, आप खरीदते हो ना। उसी तरीके से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऐसा देखा गया स्टॉक मार्केट में ना, जब मार्केट टूटता है ना तो लोग पैनिक होकर बेच देते हैं, जबकि वो सही टाइम है निवेश करने का। अच्छा, जो उस टाइम पे? यस, आप ये देखिए ना कि जब आप सिप कर रहे थे, एक समय ऐसा था जहाँ पे आपको 10 रुपये का एनईवी था। अगर आपने 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो आपके पास में 500 यूनिट्स आ गया। लेकिन वो 10 रुपीज़ अगर आज 8 रुपये हो जाता है तो आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएगा। अच्छा, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? जब ये मार्केट चलेगा ना, तो ना, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स ही मल्टीप्लाई करता है एनएवी को, तो आपके पास में ज़्यादा पैसे होंगे। तो कभी भी जब मार्केट टूटे ना, तो आपको अपने सिप के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, न कि कम करना चाहिए।
लोग गलती क्या करते हैं कि स्टॉप कर देते हैं या मार्केट से निकाल लेते हैं पैसा। मार्केट से निकालते ही वो 1 महीने 2 महीने के बाद फिर मार्केट चलना शुरू हो जाता है, फिर आप महंगे रेट पे लेते हैं। तो ऑलवेज ऐसा होना चाहिए कि जब मार्केट टूटे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है इन्वेस्ट करने का और ज़्यादा इन्वेस्ट करने का। एसआईपी को म्यूचुअल फंड से ही जोड़कर देखा जा सकता है या कुछ और चीज भी एक इसके लिए ऑप्शन होती है कि कहीं और भी इसके थ्रू इन्वेस्ट किया जा सकता है? सिर्फ एक वर्ड है जिसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। ये मार्केट में पैसा लगता है। आप सिप के थ्रू गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा, इस सिप के थ्रू आप डेट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस सिप के थ्रू आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है, आपके पोर्टफोलियो पे करता है कि आपने कौन से एसेट एलोकेट कर रखा है। जी सर, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली और वन टाइम, सबसे बेस्ट क्या होता है एसआईपी के लिए? एसआईपी का मतलब ही होता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वहाँ पे लमसम और क्वार्टरली नहीं होता। सिप का पर्पस ये है कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर रहे हैं, मार्केट के हर कंडीशंस को आप पैसा लगा रहे हैं, यानी आपके पैसे का एवरेज रुपी कॉस्ट हो रहा है। क्योंकि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में, नेक्स्ट 2 ईयर्स में, नेक्स्ट 2 मंथ्स में मार्केट कैसा होगा, बट उसको हम एवरेज रुपी कॉस्ट के हिसाब से पैसा लगा सकते हैं कि जो चीज़ आज हमने 10 रुपये का खरीदा, कल वो 12 रुपये हो गया तो थोड़े यूनिट्स कम हो जाएंगे, कल को 8 रुपये आता तो आपके यूनिट्स बच जाएगा। तो आपके पास में अगर लमसम पैसा है तो आप अपने पास में उसको रखिए, जब मार्केट टूटता है तो उसमें आप इनको इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज सिप करने का कोई, जब भी आप स्टार्ट करें सब सही टाइम होता है। आप कह रहे हैं सब कुछ सही टाइम होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर बेनिफिट कहीं पर मिलता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किस चीज़ के लिए उन्हें प्रिपेयर रहना चाहिए कि ताकि उन्हें इन फ्यूचर कोई परेशानी ना हो। मैंने आपको इससे पहले बताया कि जो एक डिप है, DIP, डिसअपॉइंटमेंट, मार्केट ऑफ कोर्स देता है, इरिटेशंस का जो फेज होता है और पैनिक का फेज होता है। ये 3 फेज से आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये कभी भी आ सकता है। ऐसा देखा गया कि हर 5 साल में ना एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि हमें 15% रिटर्न मिले, 20% का रिटर्न मिले, लेकिन एक साल ऐसा आएगा जहाँ पे आपको 5%, 7% से ज़्यादा रिटर्न नहीं आएगा। दूसरा साल ऐसा भी आएगा जहाँ पे आपको 0 से 2 से 3% रिटर्न मिलेगा, जिसको हम इरिटेशन फेज कहते हैं। और जो सबसे वर्स्ट है वो है पैनिक फेज, जो आजकल चल रहा है। वहाँ पे आपके निगेटिव भी रिटर्न होते हैं। मतलब एक तरीके से बिजनेस की तरह हो गया कि हमने अपना पैसा लगाया है और जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा ही बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप बिजनेस में भी देखते हैं ना, तो 365 डेज एक जैसा नहीं होता। जितने भी बिजनेस है वो अगर आप देखो तो 3 महीने 4 महीने का बिजनेस होता है। 8 महीने क्या करते हैं वो? 8 महीने वो अपने स्टॉक्स को संभालते हैं और वो 4 महीने में ही वो बिजनेस होता है। उसी तरीके से अगर आप देखें सिप के अंदर भी ना, तो वो आपके साल में 3-4 महीने ही चलता है, और जो चलता है ना, और वो किसी को नहीं पता। अगर आप इन्वेस्टेड है तो आपका फंड वैल्यू बढ़ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस पिच पे टिके रहना। उस पिच पे टिके रहना। लेकिन जिस तरीके से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, शिप का काफ़ी ज़्यादा क्रेज बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा माना जा सकता है कि टैक्स से बचने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल। अगर हम आप बात करें तो अंडर सेक्शन 80C के अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको 1 अप्रैल से स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा, उससे ये फायदा होगा कि एक तो मार्केट का भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा, दूसरा ऐसा देखा गया है कि लास्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स और लास्ट 5 ईयर्स में तकरीबन जो ELSS स्कीम है, जो टैक्स सेवर्स म्यूचुअल फंड्स है, उसमें 20 से 30% का ब्याज आया है। दूसरे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इतना ब्याज नहीं आता, इतना इंटरेस्ट नहीं आता। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। मैं ये देख रही हूँ कि कई लोग ना इससे, मतलब अभी कुछ न्यूज़ भी ऐसी आई हैं कि SIP से पीछे खुद को खींच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये चीज़ भी आ रही है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, खुद को रोकना चाहिए, क्योंकि कई बेनिफिट्स भी लोगों को मिले हैं लेकिन डिसएडवांटेज भी इसके देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इन फ्यूचर? क्या प्लानिंग करनी चाहिए? इसीलिए देखा गया कि आप ना दो प्लेटफॉर्म है हिंदुस्तान में म्यूचुअल फंड खरीदने का। एक वो प्लेटफॉर्म जो आपके इंडिपेंडेंट एडवाइज़र है, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र आप उसके थ्रू लेते हैं। दूसरा आप डायरेक्ट वेबसाइट से खरीदते हैं। तो वेबसाइट से आप खरीद तो सकते हैं, लेकिन वो आपको हैंड होल्डिंग नहीं दे सकता, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, राइट। लेकिन जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनको पता है कि अभी मार्केट क्या चल रहा है, आगे वाले मार्केट का फोरकास्ट क्या हो सकता है। तो ऐसा देखा गया है कि सिप से वही विड्रॉल करते हैं जो डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, जिनके साथ कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं होता। अगर आपके साथ आपके जर्नी में अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र है ना, तो अपने पैसे को अच्छे से
कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, प्लस डिसीजन लेने में वो आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट डिसीजन ले रहे हैं जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ऑलवेज मेरा एक मानना है और मुझे ऐसा लगता है कि ऑलवेज आपको ना एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर आपके साथ जरूर होना चाहिए जो आपके कॉर्पस को क्रिएट करने में मदद कर सके। बिल्कुल सर, अभी हम कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे ऑफ कैमरा कि इंडिया में कहीं ना कहीं आज की जो यंग जनरेशन है वो इन्वेस्टमेंट नहीं जानती, पैसे इन्वेस्ट कैसे किया जाए, सेविंग्स कैसे की जाए। कहीं ना कहीं जो अदर कंट्रीज़ हैं उसके कंपैरिजन इंडिया में ये देखने को मिल रहा है। मैं यही चाहूँगी कि एक सर्टन एज जो होती है कि कितने एज में ये शुरू कर देना चाहिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक सवाल हो जाता है आने वाले फ्यूचर के जो आगे के बच्चे हैं उनके लिए समझने के लिए ईजी हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो सही टाइम है इन्वेस्ट करने का, जब आपके पास में पॉकेट मनी मिले ना, उसमें से 100 रुपये निकाल के 200 रुपये निकाल करके आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए, राइट। क्योंकि यही पैसा है जो आपके आगे आके काम करेगा। अगर आज आप एम्प्लॉयमेंट में आ गए, आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो आप उसमें से 10%, 15%, 5%, डिपेंड ये नहीं करता है आप कितना अर्न कर रहे हैं। सपोज आप महीने का 30,000 रुपये कमा रहे हैं और 30,000 में से आपने कुछ नहीं सेव किया तो आपकी इनकम जीरो हो गई। लेकिन आप महीने का अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं और उसमें से आपने 100 रुपये बचा लिया ना, तो 100 रुपये आपकी इनकम हो गई। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आपके पास पैसे हो, आपने कमाना शुरू कर दिया, उसमें से कुछ प्रतिशत आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे ये इन्वेस्ट करना है तो करना है, उसके बाद अपने एक्सपेंसेस कीजिए। अच्छा, एसआईपी में कंपाउंडिंग का कितना इफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए कितना बेनिफिट हो सकता है? जैसा मैंने आपको बताया कि पहला 1 करोड़ बनाने में कितने साल लग गए थे? 15 साल लगते हैं। जो 15 का रूल है ना, कि 15 साल, अगर हम 15,000 रुपये 15 साल 15% के हिसाब से अगर ग्रो करता है तो पहला 1 करोड़ बनने में 15 साल लगते हैं। दूसरा 1 करोड़ बनने में सिर्फ और सिर्फ 5 साल लगता है। और उसको अगर आपने 10 साल और एक्सटेंड कर लिया तो ये 10x हो जाता है, यानी 1 करोड़ रुपये जो आपके थे वो 10 करोड़ रुपये बन गए। तो जो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट है ना, उसमें ये मायने नहीं रखता कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये मायने रखता है कि आपने कितने लंबे टाइम के लिए उसको इन्वेस्ट किया है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा इसमें कि अगर मेरे पास अगर एक बायोलॉजिकल चाइल्ड है तो मैं ये चाहूँगा कि एक बायोलॉजिकल चाइल्ड के साथ साथ एक हम इन्वेस्टमेंट चाइल्ड भी रखें। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि एक बायोलॉजिकल चाइल्ड को पालने में ना 20 से 25 साल का टाइम लगता है और तकरीबन 20 से 1,000 रुपये का एक्सपेंसेस है, उसकी स्कूल फ़ी, ट्यूशन फ़ी, ब्रिंगिंग कॉस्ट, है ना। अगर हम अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड को 20,000 रुपये के हिसाब से एक्सपेंस इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका टेक केयर कर रहे हैं, अगर हमने साइमल्टेनियसली अगर एक 20,000 रुपये का हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया तो ये 20 साल में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। मुझे नहीं पता कि 20 साल 25 साल के बाद जो मेरे बायोलॉजिकल चाइल्ड है वो मेरे लिए कितना सोशल सिक्योरिटी का काम करेगा, गॉड नोज। बट ये फोर्स योर है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट चाइल्ड जो 20,000 रुपये हर महीने के हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया था, वो 20 साल में इतना बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर देगा कि आई एम श्योर ये आपको आपकी सोशल सिक्योरिटी का काम तो करेगा ही करेगा। तो मेरा अपील भी है आपके दर्शक से कि अगर अभी तक अगर आपने सिर्फ स्टार्ट नहीं किया है तो आप स्टार्ट कीजिए। ये एक 8th वंडर्स हो सकता है आपके लिए आने वाले दिनों में, कि अगर आपने इसको 20 साल पाल लिया, 15 साल पाल लिया, तो ये बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर देगा, जिससे आपका जो गोल्डन ईयर्स है बहुत अच्छे से आपका स्पेंड हो पाएगा। तो बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी आपका हमारे इस खास सेशन में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को एसआईपी के बारे में छोटी बड़ी जानकारी, ये अच्छी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एसआईपी के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अर्न कर सकें और कहीं ना कहीं मनी भी अर्न कर सकें। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहें ET हिंदी।